नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की। उनकी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की जाएंगी। सुबह 11 बजे उनकी अस्थियां वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों की आत्मा की शांति के लिए कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जा रहा है। विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी और अन्य परिजन अस्थियां लेकर हरिद्वार आएंगे। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में कई वीआईपी शामिल होंगे। कल सीडीएस जनरल रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कल बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचकर जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कि 11 बज चुके हैं और हरिद्वार पर उनके परिजन पहुंच चुके हैं और जल्द ही उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज बेंगलुरु के कमान अस्पताल में चल रहा है। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन के घर वालों से फोन पर बातचीत की और उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के परिजनों से कहा कि देश हर तरह से मदद के लिए तैयार है। वरुण सिंह को बेस्ट चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वहीं परिजनों ने भी वरुण के इलाज पर संतोष जताया है। हालांकि वरुण सिंह की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत को देखते हुए एक विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उनका डायलिसिस हुआ, साथ ही उनका बीपी कंट्रोल में आ गया है। पिछले साल एक बड़ी तकनीकी खामी की चपेट में आए लड़ाकू विमान तेजस को दुर्घटना से सफलतापूर्वक बचा लेने के चलते उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे और सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर होकर गोरखपुर जाएंगे। 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस परियोजना पर काम की शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन बजट आवंटन, विभागों के बीच समन्वय और उपयुक्त निगरानी के अभाव में इसमें देरी हुई और लगभग 4 दशकों तक ये जमीन पर नहीं उतर सकी। एक साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे। खुले आसमान के नीचे, तंबू और टेंट के भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके अंदर जीत का भाव है। किसानों में जश्न का माहौल है। कानूनी वापसी की मांग मनवाकर किसान घर लौट रहे हैं। इसी बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली से हरियाणा तक किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया है। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटाए जा रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा है। अब वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंच जाएंगी। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली के चमचमाती सड़कों पर एक साल बाद गाड़ियां फिर से फर्राटा भरकर दौड़ना शुरू कर देंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की। पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। तमाम किसान जो पंजाब, हरियाणा, यूपी और देश के अलग अलग जगहों से आंदोलन कर रहे थे,
दिल्ली की सड़कों पर तंबू तैनात लगाकर जुटे हुए थे, उनमें काफ़ी खुशी है क्योंकि आखिरकार उनकी सभी मांगों को लगभग सरकार ने मांग लिया है और इसी वजह से वो खुश हैं और अपना आंदोलन वापस लेकर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब किसानों का कहना है कि 1 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त तक जो उन्होंने सड़कों पर डेरा डाले रखा, अब वो आखिरकार वापस अपने घर पहुंच पाएंगे, अपने खेतों में जा पाएंगे, अपने खेतों में जाके फिर से वो खेती कर पाएंगे क्योंकि अन्नदाता ही है वो जो देश को भोजन देता है और अब वो वापस से अपने खेतों में जाकर काम कर पाएंगे। तो किसानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, जगह जगह डीजे भी लगाए गए हैं, किसान खुशियां मनाते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है, आंदोलन खत्म हो चुका है किसानों का और सभी जगह किसान हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह जी, स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। ये खुशी का वक्त है, जश्न का माहौल है, किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी मास्टर शिवराज सिंह जी, खुशी का माहौल है किसानों में, क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है। 1 साल से किसान आंदोलन पे थे जी, और कृषि मंत्रालय से चिट्ठी आई है, कुछ आश्वासन मिला है। लेकिन जब तक जो आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है, सचिव जी ने चिट्ठी लिख करके, हाँ जी, जब तक उसको पूरा नहीं हो जाता, जब तक देश का किसान वही खड़ा जाए 1 साल पहले खड़ा था। अभी तो ये है, 3 कृषि बिल सरकार लाई, उनको वापस ले लिया और कुछ बिंदुओं पे आश्वासन दे दिया। लेकिन अभी देश के किसान को जब तक फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, लाभकारी मूल्य देश के पूरे देश के किसानों को, जी, क्योंकि एमएसपी का लाभ हरियाणा और पंजाब के किसानों को अधिक मिलता है और पूरे देश गारंटी कानून हो, लाभकारी मूल्य दिया जाए, माननीय स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिश लागू किया जाए, देश में एक ऐसा किसान आयोग का गठन हो जैसे मानवाधिकार आयोग की तर्ज है, ताकि वो परमानेंट किसान अपनी बात वहां जाकर के रख सके। जी शिवराज सिंह जी, ये तमाम मांगे आपने रखी तो हैं सरकार के सामने, सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, इन पर कमेटी बनाकर देखा जाएगा कि क्या चीज़ें मानी जा सकती हैं। तो क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द सरकार इन सारी बातों पर विचार कर लेगी और आपकी सभी मांगे मान ली जाएंगी? जी, लग तो रहा है, लेकिन अंधी अंधी बेटा आया जब समझो जब गोद में आ जाए। कई बार किसानों के साथ धोखा होता रहा है। हाँ। आश्वस्त कर दिया गया है, ये चिट्ठी कई बार पहले ही सरकारों से लिख के मिलती रही है, आयोग भी गठित होते रहे, लेकिन बाद में उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया है। ये जो चिट्ठी दी गई है बाद में लागू नहीं की गई है, तो कोई किसान के साथ धोखा ना हो जाए। अब ये सरकार गंभीर है, किसानों की मांगों की तरफ तो कर दे तो धन्यवाद है सरकार का, अच्छी बात है, किसानों का कुछ भला हो जाएगा। वरना जब से देश आजाद हुआ है आज तक देश का किसान तो दुखी है, आत्महत्या करा बराबर कर्ज के तले दबा हुआ है। शिवराज सिंह जी, जब एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग हो रही थी तब केंद्र सरकार के ही कई नेताओं मंत्रियों का बयान आया था कि एमएसपी बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में अगर सरकार आपको आश्वासन देती है एमएसपी पर और तमाम जो आपकी मांगे हैं उस पर, तो आपको लगता है ये मान ली जाएंगी? क्योंकि आप ही ने कहा कि अभी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि आश्वासन दिया गया है, मानी नहीं गई है मांगे। मान लीजिए नहीं आपकी मांगे मानी जाती हैं या तय समय पर कमेटी कोई निर्णय नहीं लेती है, तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? फिर विरोध होगा, जिस तरीका से विरोध हुआ फिर विरोध होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से 740 किसान 540 किसान संगठनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक झंडे के नीचे रह करके काम किया 1 साल तक। समाज सेवी संस्थाओं को धन्यवाद और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद है जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। जी शिवराज सिंह जी, सरकार के खिलाफ एक बड़ी लहर थी, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, इसके साथ ही आप लोगों ने जितनी मुश्किलों का सामना किया, कई बार बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, बहुत सारी मुश्किलें आप लोगों ने झेली और आखिर उसके बाद सरकार ने आपकी मांगे मान ली। तो इस पूरे सिस्टम में आपको लगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफें हुई किसानों को, कितना ज़्यादा परिश्रम किया आप लोगों ने?
हाँ, तकलीफें भी हुई और बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि ना देश का किसान खालिस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना आतंकवादी है, ना देशद्रोही है, और ना किसी गैर राजनीतिक पार्टी का उसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चल रही थी। ये आंदोलन बिल्कुल पवित्र था, किसानों का था, और सरकार ने किसानों की पीड़ा सुनी है, तो उसके लिए धन्यवाद जी। शिवराज सिंह जी, क्रेडिट लेने की भी कोशिश इस वक्त सब तरफ से चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने आखिर केंद्र सरकार को मना लिया, तो कोई कह रहा है कि किसानों का संघर्ष रंग लाया है। आप किसको क्रेडिट देंगे? नहीं, उन 540 किसान संगठनों को जिन्होंने तन मन धन से काम किया, उन समाज सेवी संस्थाओं को जिन्होंने अपना सहयोग संगठन को किया, और मीडिया कर्मियों को जिन्होंने इस आंदोलन को बराबर बनाए रखा। तो क्या आप उन विपक्षी पार्टियों को भी क्रेडिट देंगे जो आपके साथ अक्सर आगे खड़े हुए नजर आए? विपक्ष का क्या क्रेडिट है? विपक्ष तो अपना काम करता है, विपक्ष का जो काम था उसने किया अपना। ये भी विपक्ष में होते तो ये भी अपना काम करते। विपक्ष तो अपना काम कर रहा था, उसका क्या क्रेडिट है? आंदोलन तो किसानों ने किया, और किसान ही सर्दी गर्मी और बरसात में तपे हुआ। अच्छा शिवराज सिंह जी, जी शिवराज सिंह जी, एक लहर थी मोदी सरकार के अगेंस्ट जिस वक्त ये आंदोलन चला था। अब सरकार ने आपकी मांगे मान ली हैं, तो क्या अब आप सरकार के पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे? सरकार से खुश हैं अब आप? देखो, भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, ना किसी कमरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुनिया भर के मंदिरों और मठों में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का प्रसारण किया जाएगा। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें, और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए सशस्त्र बलों की तरफ से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है, जिसके तहत
110 सिखों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंच गया है। ये प्रतिनिधि मंडल अपने साथ सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब भी लेकर आया है। इन लोगों को विमान के जरिए काबुल से यहाँ लाया गया है। ये समूह गुरु ग्रंथ साहिब के साथ काबुल में स्थित प्राचीन आसा माई मंदिर से रामायण, महाभारत और गीता समेत तमाम हिंदू ग्रंथ भी अपने साथ लाया है। मंदिर को 5वीं शताब्दी का माना जाता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान अपने सिर पर रखकर एयरपोर्ट से निकले। कई भारतीय नागरिक भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सरकार इन्हें निकालने के लिए अब ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से अभियान चला रही है। 3 दिसंबर को केंद्र ने संसद में बताया था कि इस ऑपरेशन के तहत 438 भारतीयों समेत कुल 565 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार शाम देहरादून पहुंचे, जहां वो आज भारतीय सैन्य अकादमी में बतौर निरीक्षण अधिकारी पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे और कैडेट्स को संबोधित करेंगे। यहां पहुंचने पर राष्ट्रपति कोविंद का उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को यहां राजभवन में स्मृति चिन्ह के रूप में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में यह वेरिएंट 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इस आकलन का असर भी दिख रहा है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 32 केस आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 17 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर डरा रहा है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है। धारावी में तंजानिया से आया एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है। मुंबई में 3 नए केस मिले हैं, जिसमें एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है। महाराष्ट्र में कुल 7 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज हो गए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस, रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक लग रही है तो बाकी जगह क्यों नहीं लग रही है। वहीं अगर बात ब्रिटेन की करें तो वहां पर भी कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है। नए वेरिएंट के कुल 817 केस हो चुके हैं। अगर पिछले 2 हफ्तों की तरह ही कोरोना केसों का ग्रोथ रेट और डबलिंग टाइम बना रहा तो अगले 2 या 4 हफ्तों में कोरोना के 50% केस ओमिक्रॉन की वजह से होंगे। ओमिक्रॉन काफ़ी संक्रामक है। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि वेरिएंट के चलते वैक्सीन की दोनों डोज और नेचुरल इम्यूनिटी भी कम हो रही है। ऐसे में ये अनिवार्य हो गया है कि हम सबको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो संक्रमण की चेन को तोड़ सके और नए वेरिएंट के फैलाव को कम कर सके। नए वेरिएंट से बचाव के लिए वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीका और यूके में पहले हुए एनालिसिस में ये बात सामने आई थी कि इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ इम्यूनिटी कम हुई है। पिछली लहर से ये नए वेरिएंट से कुछ कम बीमारियां हो सकती हैं। और अब बात मौसम की। भारत में मौसम करवट बदलता दिख रहा है। पहाड़ों पे लगातार हो रही बर्फबारी के अब रुकने के संकेत बने हुए हैं, जिससे उत्तर भारत में ठंड कम हो सकती है। उड़ीसा समेत तटीय राज्यों में बारिश होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के चलने से प्रदूषण में भारी कमी आई है, तो वहीं ठंड में भी इजाफा देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का AQI इस वक्त खराब श्रेणी में 293 है। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। दिसंबर महीने में राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। राज्य के सभी जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो सकता है। माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाएं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी, जिससे ठंड भी बढ़ जाएगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।